दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्ज़ाम्स IBPS PO, IBPS RRB PO और IBPS RRB क्लर्क क्रैक किया और अभी मैं बैंकिंग में ही हूँ। तो मैंने लगातार एक इंटरव्यू की सीरीज़ चला रखी है। आप सबको पता है कि RRB PO के इंटरव्यू होने वाले हैं, जो कि मे बी लास्ट अक्टूबर और जो नवंबर का फर्स्ट वीक है उनके बीच में हो सकता है। मतलब 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में कभी भी ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं। तो इसीलिए आप सब रेडी रहिए। और रहा बात कि मेरे बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल आया कि सर वो जो 140 टॉपिक है वो आप करवा देंगे ना, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं 10 अक्टूबर तक सारा का सारा वो जो 140 टॉपिक है वो पूरा करवा दूंगा। और आज मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ और लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम अपना थर्ड पार्ट शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। और सारे के सारे PPT हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो जिसको इंग्लिश में देखना है वो तुरंत देख लेगा। इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हिंदी में बताऊँगा और उसके बाद आप इंग्लिश में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो मेनली शुल्क मुक्त होते हैं, मतलब जहाँ पे आपसे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि वहाँ पे जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसको अप्रिशिएट किया जा सके और उससे क्या हो सकेंगे, जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरेट हो सकता है। अभी फ़िलहाल में 425 SEZ है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो 425 है। तो समझ में आ गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है कि सरकार इनको प्रमोट करती है ताकि देश में इन्वेस्टमेंट आए। तो अभी आपके कंट्री में 425 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इंग्लिश वाला आप पढ़ लीजिएगा। हेयर कट क्या होता है, इसके जस्ट वाले वीडियो में पहले मैंने आप में राइट ऑफ और प्रोविज़न की बात किया था। तो वही जब कोई एसेट्स NPA में चला जाता है तो बैंक उसे मार्केट में बेचता है और उसे उसके लागत मूल्य से कम पर बेचना पड़ता है। बैंक अब तो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालेगा ही, तो इसीलिए उसको मार्केट में ले जाकर बेचता है। और जिस मूल्य, मतलब जो मूल्य कम किया जाता है, जैसे 100 करोड़ का था और उसको 50 करोड़ में बेचना पड़ रहा है, तो 50 करोड़ कम हो गया, तो वो जो 50 करोड़ की वैल्यू होगी उसे ही हेयर कट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम उसका इंग्लिश वर्जन। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कंपनी या गवर्नमेंट जारी करता है और बताता है लोगों को कि इस मतलब पैसे उसमें इन्वेस्ट करने के बदले वो उनको इंटरेस्ट देंगे। ये इसका इंग्लिश में है पूरा का पूरा कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्ट करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जहाँ बायर और सेलर दोनों बैंक के पास जाकर एश्योर करते हैं कि आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दो जहाँ गुड्स की भी और मनी की भी, दोनों की गारंटी हो। मतलब सेलर जो बेच रहा है और बायर जो खरीद रहा है, बायर उसके बदले में मनी देगा, सेलर उसके बदले में गुड्स देगा। तो दोनों के मतलब एक गुड्स मिल जाए, दूसरे को मनी मिल जाए, इसके लिए बैंक बीच में मीडिएटर का काम करता है और उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है। तो इसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ये इसका इंग्लिश वर्जन। बहुत तामझाम तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है, ये जज करने के लिए पूछा जाता है। आप उसका प्रॉपर टेक्निकल उसका डेफिनेशन देने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि टेक्निकल डेफिनेशन देने के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है और फिर बात हाथ से निकल जाती है। तो टेक्निकल डेफिनेशन के से बचिए और जितना हो सके नॉर्मल डेफिनेशन दीजिए, ताकि आपको भी समझ में आए और उसको भी समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आप प्रॉपर अगर इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ये नॉर्मल डेफिनेशन ही काम आएगा। चलिए नेक्स्ट पे इंडेमनीफायर क्या है। इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी बॉन्ड आपने अक्सर सुना होगा। तो इंडेमनीफायर वह पर्सन होता है जो बैंक को यह एश्योर करता है कि बैंक उसके बिहाफ पर किसी को पेमेंट कर दे और किसी और पर्सन की कुछ भी गलती होने पर वो भविष्य में, मतलब फ्यूचर में उसकी भरपाई करेगा। उस पर्सन को इंडेमनीफायर कहते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड सुना होगा, उसमें साइन करवा के ले आया जाता है ताकि कोई अपना पर्सन डिक्लेरेशन देता है कि मेरे मतलब उसके बिहाफ पे आप वो काम कर दीजिए। ये बैंक के लिए होता है। तो ये बैंकिंग में आप आ रहे हैं तो इंडेमनीफायर पूछा जा सकता है। उसका इंग्लिश गार्निशी ऑर्डर। इसमें जब दो पर्सन के बीच पैसे को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दोनों कोर्ट जाते हैं और जिसको पैसा लेना है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट उसके अकाउंट को फ्रीज कर दे ताकि उसका पैसा और किसी को ना मिल सके। मेनली ये कोर्ट का ऑर्डर होता है जिस मतलब जब दो लोगों के बीच में विवाद हो जाता है या किसी चीज़ को लेके इशू हो जाता है तो ये कोर्ट ऑर्डर ये जारी करता है कि उस अकाउंट को ही फ्रीज किया जाए जिससे पैसा देना है। ये उसका इंग्लिश वर्जन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या होता है? इसमें जब कोई पार्टिसिपेंट जो है, मतलब आप ही मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट होने का खतरा रहता है, डूबने का, तो उसके मनी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग फील्ड में, ताकि जो पैसा उसका डूबे भी वो कम से कम डूबे। जैसे अगर आपने किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो अगर उस कंपनी ने शेयर मार्केट में 1 करोड़ एक ही कंपनी में डाल दिया तो आपको पूरा का पूरा पैसा गया। अगर इसको थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट दे, 10-10 लाख में बांट के अगर 10 जगह इन्वेस्ट करें तो हो सकता है एक कंपनी डूबेगी, बाकी 9 तो हो सकता है बच जाए, तो उसमें आपका पैसा डूबने का खतरा कम हो जाता है। तो इसे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स कहा जाता है, इसका इंग्लिश। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग, क्या क्या रिस्क होता है बैंकिंग में? एक तो ऑपरेशनल रिस्क, मतलब ऑपरेशन मतलब जो भी ऑपरेशन संबंधित होता है, मतलब जो डेली कामकाज से रिलेटेड होता है। एक तो इंटरेस्ट रिस्क, कब इंटरेस्ट बढ़ गए कब घट गए, इसका रिस्क होता है बैंकिंग में बहुत ज़्यादा। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क, आपने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्केट में वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, उसका रिस्क है। मार्केट रिस्क जो होता है, मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी मंदी आ गई कभी तेज़ी आ गई, तो उसके वजह से बैंकों पे भी असर पड़ता है। लिक्विडिटी रिस्क, मान लो कि अभी आपके बैंक में 50 करोड़ है, आपने 50 करोड़ बाहर कहीं बॉन्ड में या कहीं और इन्वेस्ट किए हैं और अचानक से 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ जाए, आज ही सारी की सारी पब्लिक उठ के कोई अफवाह फैल जाए कि बैंक बर्बाद हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो अभी 100 करोड़ का डिमांड कर दे पब्लिक, क्योंकि हो सकता है एक बैंक में इससे ज़्यादा पैसे रखे हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 100 करोड़ रखा है, आपने अभी बैंक में फ़िलहाल में 50 करोड़ रखा है, 50 करोड़ कहीं और इन्वेस्ट कर दिए हैं किसी बॉन्ड में, किसी गवर्नमेंट, ऐसा मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में या मार्केट में, और अभी तुरंत 100 करोड़ पब्लिक मांगने पे आ जाए, तो फिर ये लिक्विडिटी रिस्क हमेशा बना रहता है। दूसरा सिस्टमेटिक रिस्क, जो सिस्टमेटिक मतलब जो आपके ब्रांच के अंदर सिस्टम वगैरह है या जो आईटी सेक्टर है, उनमें जो रिस्क आते हैं वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, मतलब कामकाज को लेके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मसाला बॉन्ड क्या होता है? यह इंडियन बॉन्ड है जो विदेशों में जारी किया जाता है। इसमें बॉन्ड जो है वो इंडियन रुपये में ही रहता है। इसमें जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, उसको जोखिम लेना होता है, मतलब इसमें एक तरीके से आपका जो पैसा है वो सेफ होता है, क्योंकि हर बार जब बाकी जितने भी बॉन्ड होते हैं उसमें डॉलर में इन्वेस्ट किया जाता है, तो डॉलर में अगर उतार चढ़ाव आया, जैसे आपने आज 60 रुपये के हिसाब से अगर आपने इन्वेस्ट किया, या मान लीजिए 80 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट किया, कल को वो गिर गया, एक डॉलर में 63 रुपये ही बच गया, तो फिर तो आपको जब मिलेंगे वापस 63 रुपये ही तो मिलेंगे। आपने 80 इन्वेस्ट किया था और आपको वापस कितने मिल रहे हैं? 63। तो उन सारे बॉन्ड्स में खतरा होता है, इसमें सेफ़ रहता है। मसाला बॉन्ड जो होता है ये इंडियन रुपये में रहता है, मतलब अगर आपने 80 इन्वेस्ट किया है तो 80 के रेशियो में ही आपको पैसा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा। तो ये सबसे बेस्ट बॉन्ड है, मतलब बहुत फेमस बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बैंकिंग में आप आ रहे हैं, स्पेशली आरआरबी में। आरआरबी में सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, मतलब उनके जो पर्सनस हैं, मेंबर्स हैं, वो सब आते रहते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। ये 10 से 30 एक जैसे पर्सन का एक समूह होता है जो अपने आय से, मतलब जो कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा बचा के और एक फ़ंड बनाते हैं, और उसी फंड में से जिसको लेना होता है वो पैसे दे देते हैं। मतलब मान के चलिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 100 रुपये करके जुटाया 1000 रुपये, और किसी उसमें से एक पर्सन को ज़रूरत पड़ी 1000 रुपये की, तो वो ले गया, वो 1000 रुपये के बदले उनको इंटरेस्ट देगा, तो वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसका इंग्लिश वर्जन सेल्फ हेल्प ग्रुप का। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में। ये एक ऐसा फैसिलिटी है जिसमें आरबीआई इमरजेंसी पड़ने पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और किसी को नहीं, नॉट टू आरआरबी। इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि क्या आरआरबी को पैसे दिए जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, और वो भी सिर्फ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में सिर्फ 1 दिन के लिए पैसे दिए जाते हैं बस। मिनिमम उसकी एलिजिबिलिटी 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से कम अगर आप मांगने जाते हैं आरबीआई से तो वो नहीं देगा। और लिमिटेशन क्या है? कम से कम 1% ऑफ एनडीटीएल है, मतलब जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ है आपकी, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ आप समझ जाएंगे, मतलब आपके यहाँ कितने जमा हैं, मतलब और आपको कितने देने हैं, मतलब टोटल आपके ऊपर लोन्स और आपके पास डिपॉजिट दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, उसको लेके ये नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी जो है वो निकलता है। तो मैक्सिमम 1% रहता है ऑफ एनडीटीएल, और इंटरेस्ट रेट क्या रहता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का? रेपो रेट से 1% ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा 11 क्वेश्चन, और बाकी सारे जो जितने पार्ट है वो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप 11 क्वेश्चन को जरूर देखिए, और जो भी कमी हो वो बताया करिए कमेंट बॉक्स में आके, वो कमी को मैं अपने अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।